मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूजी की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज का जो हमारा DNYS क्लास है उसका टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, मतलब जो हमारे शरीर में ऊतक है, जितने भी प्रकार के ऊतक है, उन सभी की रचना कैसी है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है और फिर उनके फंक्शन क्या क्या है, मतलब उनकी क्रियाएं क्या क्या है। क्योंकि हमने इसके पहले लेक्चर में जब स्टार्ट किया था सेल्स मतलब कोशिकाएं, तो देखा था कि कई प्रकार की कोशिकाएं होती है और हर कोशिका का जो फंक्शन है वो अलग है और उनका स्ट्रक्चर अलग है डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन। मतलब उनका लोकेशन जैसे जैसे है, उनका फंक्शन जैसे है, तो उसके हिसाब से उनका स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, शेप भी चेंज होता है। तो उसी प्रकार से जब हम लोग टिश्यू देखेंगे, ऊतक देखेंगे, तो उस पे डिपेंडिंग, उसके लोकेशन पे डिपेंडिंग, उसके फंक्शन पे डिपेंडिंग और उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंडिंग हर टिश्यू अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो टिश्यू की हम लोग डिफिनेशन कैसे करेंगे? टिश्यूज आर a group of cells that have similar structure and act together to perform a specific function। ठीक है, मतलब टिश्यू क्या है, जो ऊतक है वो क्या है? एक कोशिकाओं का ग्रुप है, एक संघ है, जिसमें जो पर्टिकुलर सेल है वो सिमिलर स्ट्रक्चर के है, मतलब एक जैसे उनका स्ट्रक्चर है, उनका शेप एक जैसे है, ताकि वो पर्टिकुलर एक फंक्शन कर सके, एक क्रिया कर सके। ठीक है, तो ये सब इसमें हम लोग देखेंगे आज के टॉपिक में। तो इसके पहले हम जो सेल्स देखा है, सेल्स के टाइप्स देखे हैं, उस पर डिपेंडिंग है अभी इसके टिश्यूज़। क्योंकि हमने क्या कहा है कि जो टिश्यूज़ है वो क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है, मतलब दो से ज़्यादा, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, छः हो सकते हैं, इन सेल का एक ग्रुप तैयार होकर फिर टिश्यू बनता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि टिश्यू का ग्रुप बनकर ऑर्गन बनेगा। ठीक है, तो ये एक एक स्टेप जो हम लोग सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो उसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट स्टेप में तकलीफ ना हो। अब जिसको यहाँ पे सेल समझ गया होगा तो उन्हें थोड़ा सा आसानी जाएंगी टिश्यू समझने के लिए। ठीक है, वैसे टिश्यूज़ इजी है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं टिश्यूज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टिश्यू कितने टाइप्स के हैं। तो इसके मेन चार टाइप्स है। अब जब हमने पैथोलॉजी पढ़ा था तो उसमें हमने शॉर्ट में देखा था इसका टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू। लेकिन आज अब हम जब अभी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा हम लोग डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें चार मेन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है इपिथेलियल टिश्यू, जिसको हम लोग उपकला ऊतक बोलते हैं। सेकेंड है कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग संयोजी ऊतक बोलते हैं। थर्ड है मसल टिश्यू, जिसको हम लोग पेशी ऊतक बोलते हैं। और फोर्थ है इसमें नर्वस टिश्यू, जिसको हम लोग तंत्रिका ऊतक बोलते हैं। ठीक है, अब ये हो गए इसके मेन फोर टाइप्स। अब इसके भी आगे सब टाइप्स है, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू के छः टाइप्स है। फिर बाद में नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू के छः टाइप्स है। फिर मसल टिश्यू के तीन टाइप्स है। तो ऐसे इसके भी सब टाइप्स है और आगे भी उसके टाइप्स बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे यहाँ पर। अब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट टाइप, जिसका नाम है इपिथेलियल टिश्यू, मतलब उपकला ऊतक, जिसके छः टाइप्स है, छः सब टाइप्स है। जिसका नाम है, फर्स्ट है कॉलुमनर, सेकेंड है स्क्वैमस, थर्ड है सिलिएटेड, फिर है फिगमेंट, फिर है सेंसरी और एक है ग्लैंडुलर। ऐसे छः टाइप्स के इपिथेलियल टिश्यू होते हैं। जब हम लोग सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू देखते हैं, उपकला टिश्यू ऊतक देखते हैं, तो हम लोग नॉर्मली उसका बेसिक चीज़ें देखते हैं, मतलब वो कौन से एरिया में प्रेजेंट है। जैसे कि मैक्सिमम ये हमारे स्किन पे प्रेजेंट होता है, या फिर ऑर्गन का जो आउटर मोस्ट लेयर है, क्योंकि वो कवर का कार्य करता है, तो वहाँ पे वो प्रेजेंट रहता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है। लेकिन अब जब हम लोग से अलग अलग टाइप्स देखेंगे, उसके अलग अलग फंक्शन देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये इपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार के हैं और उनका कार्य कैसा है। ठीक है,
तो सबसे पहला हम लोग देखें कि इपिथेलियल टिश्यू क्या है। तो इपिथेलियल टिश्यू क्या है? ये एक ऐसा टिश्यू है जिसमें एक से लेकर कई सारी लेयर होती है। जो परत होती है ना, मतलब अब सेल जो है, सेल एक में को जॉइंट रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, और फिर एक लेयर बनाते हैं, एक परत बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसी परत ये एक भी हो सकती है या इससे ज़्यादा हो सकती है, 2 4 6 8 ऐसी अलग अलग लेयर होती है। ठीक है, तो अगर सिंगल लेयर रहेगा तो उसका अलग नाम रहेगा, उसका अलग कार्य रहेगा, उसका स्ट्रक्चर अलग रहेगा। लेकिन 2 है 3 है 4 है तो फिर उनका स्ट्रक्चर अलग रहेगा, उनका लोकेशन अलग रहेगा, उनका कार्य अलग रहेगा। मतलब जब हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग मेन 3 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में क्या आएगा? मतलब वो कैसे बना है, उसका शेप कैसा है, उसका साइज़ कैसा है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रक्चर में। सेकंड चीज़ पढ़ेंगे हम लोग उसका लोकेशन। मतलब वो कहाँ पे है, हमारे स्किन पे है, हमारे कोई ऑर्गन में है, डाइजेस्टिव सिस्टम में है, कोई ग्लैंड में है, मतलब उसका एरिया कहाँ पे है, एरिया ऑफ फंक्शन कहाँ पे है। ठीक है, और थर्ड चीज़ देखेंगे हम इसमें इसका फंक्शन, मतलब उसका कार्य क्या है। ठीक है, तो जितने भी टाइप्स के हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे, उत्तक पढ़ेंगे, तो सभी में ये 3 मेन चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे जो मेन है वो है इपीथेलियल टिश्यू, क्योंकि सबसे मैक्सिमम जगह जो है वो इपीथेलियल टिश्यू ही होते हैं। और ये इपीथेलियल टिश्यू कैसे बने हैं? इपीथेलियल सेल से, मतलब उपकला उत्तक से बने, सॉरी, उपकला कोशिकाओं से बने हैं उपकला उत्तक। ठीक है, अब इसका मेन इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है एब्रेशन से बचाना, मतलब प्रोटेक्शन करना, कोई भी चीज़ से बचाना। कोई भी घाव अगर होता है, कोई इंजरी होती है, उससे बचाना। जैसे कि एब्रेशन, एब्रेशन मतलब क्या है? सादा खरोच लगना। जैसे अगर कई बार हमें कुछ इंजरी होती है, कई बार मार लग जाता है, तो हमारी जो स्किन है वो वहाँ पे खराश होती है, खरोच होती है वहाँ पे। ठीक है, अब खरोच जब होंगी क्या होगा? तो जो ऊपर की जो लेयर है वो थोड़ी सी डैमेज हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे जो स्क्वेमस टिश्यू है वो प्रेजेंट रहती है, जो फर्स्ट टाइप है। मतलब इपीथेलियल जो टिश्यू है, उपकला उत्तक है, वो वहाँ पे प्रेजेंट रहता है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके हमारे अंदर की ऑर्गन्स को। क्योंकि अगर हाथ है, फॉर एग्जांपल हमारा हाथ है, यहाँ पे इपीथेलियल टिश्यू है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे कुछ खरोच अगर लगती है, कुछ अगर मार लगता है, तो ये क्या करेगा? उसको प्रोटेक्ट करेगा हमारे अंदर के बोन्स को, क्योंकि इसके अंदर कुछ नसें हैं, शिराएँ हैं, धमनियाँ हैं, मतलब हमारी ब्लड वेसल्स है, रक्तवाहिनियाँ हैं, उसके साथ साथ बोन्स है, हड्डियाँ हैं, तो उन सब का ये प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, बाहर से अगर कोई भी चीज़ को लगती है, मार लगता है, कुछ खरोच लगती है, तो उसके नीचे जो भी ऑर्गन प्रेजेंट है, जो भी बोन प्रेजेंट है, हड्डी प्रेजेंट है, या फिर ब्लड वेसल प्रेजेंट है, तो उनका वो प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, अब ये प्रोटेक्शन एक लिमिट तक कर सकता है। अगर साधारण मार है तो वो प्रोटेक्शन करेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मार है तो क्या होगा? वो अंदर की चीज़ें भी डैमेज हो जाएंगी। लेकिन इसका जो मेन फंक्शन है, मेन जो कार्य हो क्या है? बाकी चीज़ों को प्रोटेक्शन करना। जैसे कि एब्रेशन हो रहा है, कुछ खरोच आ रही है, तो प्रोटेक्शन करेगा। हम लोग बाहर दोपहर में जब जाते हैं तो सनलाइट हमारे स्किन पे गिरता है, तो कुछ रेडिएशन गिर रहे हैं, यूवी रेडिएशंस जो होते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है, तो वो भी हमारे शरीर के लिए ख़राब है। जो सुबह की सूर्य है, सूर्य उगने के बाद जब 2 से ढाई घंटा का जो सूर्य होता है, किरण होती है उसकी, वो अच्छी होती है, वो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, फ़ायदेशीर है। लेकिन जो दोपहर की जो रेज है वो ख़राब होती है, उसे कहते हैं यूवी रेज। तो ये जो रेज है हमारी जो बॉडी पे गलत असर डालती है, तो उससे भी ये प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारे स्किन पे अगर कोई केमिकल अगर गिर जाता है, केमिकल जैसे कि खेतों में फवारनी करते हैं तो उसमें पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, कीटनाशक यूज़ करते हैं, अगर वो हमारी स्किन पे गिरेगा तो क्या होगा?
वहाँ पे डैमेज होगा। लेकिन स्किन पे जब गिरता है तो ऊपर की सिर्फ लेयर डैमेज होती है, वहाँ की जो सेल है, एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल टिश्यू है, सिर्फ वही डैमेज होगा। लेकिन अंदर का जो बोन्स है, हमारे ब्लड वेसल्स है, वो डैमेज नहीं होगी। मतलब ये क्या कर रहा है, जो उपकला उत्तक है वो अंदर के जो रक्तवाहिनियाँ है, हड्डियाँ है, उनका प्रोटेक्शन कर रहा है। ठीक है। अब ये पेस्टिसाइड के साथ साथ कई सारे अदर केमिकल होते हैं। जैसे कि हम लोग जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लैब में, तो उस दौरान हम लोग कई सारे पेस्टिसाइड्स या फिर बहुत सारे केमिकल्स, लिक्विड केमिकल्स, ये हम लोग हैंडल करते हैं। तो इस दौरान भी हमें इंजरी हो सकती है, तो उससे वो प्रोटेक्शन करेगा। या फिर घर में भी हम लोग बहुत सी फवारनी करते हैं, जैसे कि मच्छर के लिए, कॉकरोच के लिए, जैसे हीट वगैरह होता है। तो ये सब क्या है, केमिकल्स है, टॉक्सिक सब्सटेंस है ये। तो इनसे ये प्रोटेक्शन करेगा। अब इसके अलावा अगर कहीं आप पॉल्यूटेड एरिया में जाते हैं जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह है, तो फैक्ट्री वगैरह में क्या होता है, बहुत से जो पॉल्यूटेड एयर है वो बाहर निकलती है। तो उसके कांटेक्ट में अगर हमारी स्किन अगर आ गई, तो उस टाइम भी हमारी स्किन का डैमेज होता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप लोग पॉल्यूटेड एरिया में जाते हैं तो आपकी स्किन में इन्फेक्शन होते हैं। इन्फेक्शन मतलब कैसा, थोड़ी सी खुजली हो जाएंगी या फिर रैशेस आ जाएंगे रेड कलर के। ठीक है। इसके साथ साथ वहाँ पे बहुत सारा पेन भी हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये इन्फेक्शन है। तो ये जो हमारी इपिथेलियल टिश्यू है, उपकला उत्तक जो है, वो जो इंजुरी है उसको अंदर जाने से रोकता है। मतलब ये जो इन्फेक्शन है, जो टॉक्सिन सब्सटेंस है, वो हमारे बोन तक, हमारे ब्लड वेसल तक ना पहुंच पाए, इसकी ये केयर लेता है। ठीक है। तो ओवरऑल इन शॉर्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई भी प्रकार का प्रोटेक्शन ये करता है। कोई भी जो इंजुरी है, कोई पेस्टिसाइड्स अगर हमारे स्किन से कांटेक्ट में आ रहा है, या फिर कोई केमिकल आ रहा है, या फिर कोई रेज ऐसी आ रही है जो हमारे बॉडी के लिए ख़राब है, ऐसी हर चीज़ों से ये प्रोटेक्शन करता है हमारे बॉडी का। ठीक है। अब ये हुआ स्किन का। लेकिन इसी तरह जैसे कि ऑर्गन है हमारे, जो अंदर की जो अंग है, कई सारे अंग है, जैसे कि स्टमक है, पेट है हमारा, फिर यकृत है, लिवर जिसे हम लोग बोलते हैं, फिर हमारे लंग्स है, किडनी है। ये सब क्या है, ये ऑर्गन्स है। और इनके बाहरी परत पे भी एपिथेलियल टिश्यू होता है, जो बाकी चीज़ों से ये प्रोटेक्शन करता है। ठीक है। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी कई सारे टॉक्सिन्स है, केमिकल्स है, फॉरेन मैटर है, जिसे हम लोग विजातीय पदार्थ बोलते हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे ऑर्गन को डैमेज कर सकती है, या पर्टिकुलर कोई पार्ट को डैमेज कर सकती है। तो ये जो ये लेयर रहेगा एपिथेलियल टिश्यू का, ये इन सभी चीज़ों से हमारे ऑर्गन्स को, हमारे पार्ट्स को, ब्लड वेसल्स को ये बचाएगा। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इन शॉर्ट कि हमारा एपिथेलियल टिश्यू कितना ज़रूरी है और उसके कार्य क्या क्या है। अब इसके कार्य के हिसाब से इसका लोकेशन रहेगा। जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दे दिया, स्किन। स्किन भी एक ऑर्गन है। अगर आपको पूछा जाता है विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो कौन सा ऑर्गन है, कोई बता स्किन। सकता है? स्किन। और कौन सा ऑर्गन है? सर एक बार और वो क्वेश्चन कीजिए। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, विच इज द स्किन सर। स्किन है। ओके। स्किन है सर। देखिए, अब जब आपको लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट पूछा जाता है ऑर्गन, सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, तो इसमें दो पार्ट आते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर एक्सटर्नल अगर पूछा जाता है आपको, पर्टिकुलर अगर आपको पूछ रहे हैं कि विच इज़ द एक्सटर्नल ऑर्गन, बाहरी जो ऑर्गन है, तो वो है स्किन। सबसे बड़ा जो ऑर्गन हमारे बॉडी का बाहरी, वो है स्किन। लेकिन अगर इंटरनल ऑर्गन पूछते हैं तो वो है लिवर। ठीक है। जो इंटरनल जो ऑर्गन है जो सबसे बड़ा है वो है लिवर। तो कई जगह जब आप बुक्स में पढ़ोगे, तो वहाँ पे जब पढ़ेंगे आपकी लार्जेस्ट ऑर्गन, तो वहाँ पे कई जगह आपको स्किन मिलेगा, कई जगह आपको लीवर मिलेगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। इसमें क्या होता है, सिर्फ दो टाइप्स है,
इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ऑर्गन कौन सा है? वो है लिवर, और एक्सटर्नल है स्किन। ठीक है, तो ये सभी ऑर्गन्स का ये प्रोटेक्शन करता है। अब जैसे हम लोग उसकी लोकेशन की बात कर रहे थे, तो हमारे जो ऑर्गन्स है, हमारे जो बोन्स है, हमारे ब्लड वेसल्स है, इन सभी की लेयर पे ये आउटर में जो लेयर है वो एपिथेलियल का होता है। अब अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर देखा जाए, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो इनर लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यू का होता है। मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे जैसे उसकी लोकेशन चेंज होगा, उसके फंक्शन चेंज होंगे, उसके स्ट्रक्चर चेंज होंगे, ठीक है, और उनका शेप साइज भी चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्क्वैमस टिश्यू। अब स्क्वैमस को हिंदी में भी स्क्वैमस ही बोलते हैं, लेकिन अगर उसका मीनिंग आपको देखना है तो ऐसा टिश्यू, ऐसा ऊतक जो चपटा है, जो चपटा है और फैला हुआ है, मतलब थिन एंड फ्लैट, मतलब पतला तो है लेकिन उसके साथ साथ वो फैला भी है और चपटा है। ऐसे टिश्यू को हम लोग बोलते हैं स्क्वैमस टिश्यू। ठीक है, अब इस स्क्वैमस टिश्यू कैसा होता है? ये सिंगल लेयर का होता है। जैसे आपको मैंने बताया कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो सिंगल लेयर से लेके मल्टी लेयर तक होता है। एक सिंगल परत भी रह सकती है, या फिर 2 से 3 4 5 ऐसे परत भी रह सकती है। लेकिन जो हमारा स्क्वैमस टिश्यू है वो सिंगल लेयर का है। उसका आपको मैं पिक्चर दिखाता हूँ। तो देखिए, ये है स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। मतलब ये कैसा रहेगा? ये चपटा रहेगा, चपटे आकार का, और थोड़ा सा पतला रहेगा क्योंकि ये सिंगल लेयर है। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है कि जो हमारे सेल्स है वो कनेक्टेड है एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं, और ऐसे ही पूरी हमारी लेयर रहेंगी। जैसे कि हमारी स्किन है, स्किन पे ऐसी ही सिंगल लेयर रहेगी इसकी। जो सेल्स है, जो कोशिका है, एपिथेलियल कोशिका है, तो उनसे ये कनेक्टेड रहती है। क्योंकि जो हमारे कोशिका 2 से 4 5 6, मतलब एक से ज़्यादा जब एक साथ मिलते हैं, उनका जब ग्रुप बनता है तो वहाँ पे वो एक टिश्यू तैयार करता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग देखेंगे इनका जो शेप एंड साइज है, तो इनका जो शेप है टिश्यू का वो एक्सागोनल रहता है या फिर ऑक्टागोनल रहता है। एक्सागोनल मतलब क्या है? षटकोनी। हिंदी में हम लोग इसको षटकोनी बोलते हैं, मतलब जिसके 6 फेसेस हो। उसी तरह ऑक्टागोनल मतलब क्या है? अष्टकोनी। फेसेस मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अभी सेल मेम्ब्रेन जहाँ पे आपको दिख रहा है वो कितना है? वो सिर्फ 5 साइड से उसको, लेकिन उसके जो कॉर्नर्स है वो कितने हैं? वो 6 है। उसी तरह आप लोग यहाँ पे 6 या फिर 8 ऐसे कोन के वहाँ पे रहते हैं जो सेल्स है। ऐसे सेल्स से मिलकर ये टिश्यू बनता है। ठीक है, तो इसका अगर आपको शेप या साइज पूछा गया तो आप लोग बता सकते हैं कि ये षटकोनी है या फिर अष्टकोनी है। ठीक है, और इसी तरह से ये थिन लेयर रहती है, मतलब पतली लेयर होती है, और फ्लैट रहती है, चपटी रहती है, जिसमें गोल ऐसे न्यूक्लियस रहते हैं, जिसे आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। इसकी न्यूक्लियस कैसे है? ये गोल है, राउंडेड है। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पे स्क्वैमस। ये उसका अभी स्ट्रक्चर हुआ। इसका लोकेशन कहाँ कहाँ रहेगा? एक आपको बता दिया मैंने, स्किन पर, और दूसरी जगह होता है ये लंग्स पर। हमारे जो फुफ्फुस है उस पर ये रहेगा। मतलब फुफ्फुस जो बाहर से जो कवर हुआ है वो इपिथेलियल टिश्यू से हुआ है, और इपिथेलियल में भी कौन सा है? स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू। स्क्वैमस उपकला ऊतक से ये बना है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या क्या है? तो इसका मेन फंक्शन है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब क्या है? प्रसार होना। हम लोग देखते हैं कि आकुंचन प्रसार जैसे होता है, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी बोलते हैं। तो डिफ्यूजन मतलब ये फैलेगा। इसकी जो फंक्शन क्या है? फैलता है। जैसे कि हमारी स्किन है, स्किन को अगर हम लोग पकड़ते हैं या फिर हम लोग जब हाथ को मोड़ते हैं, जैसे कि जॉइंट है, जब इसको हम लोग मोड़ेंगे तो क्या होगा? ये यहाँ पे फैल जाएगा। अगर ये फैलेगा नहीं तो क्या होगा? हमारा जॉइंट
जो है वो मूव नहीं हो पाएगा। तो इसका जो फंक्शन है क्या करेगा, ये मूवमेंट करेगा, मतलब ये डिफ्यूजन होगा, फैलेगा, इसमें प्रसार होगा। उसी तरह हमारे जो लंग्स है, उसकी जो ऊपरी लेयर है, उसमें भी क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रसार हो रहा है, मतलब ये फैल रहा है। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, डिफ्यूजन है। DIFFUSION, डिफ्यूजन। ठीक है। सेकेंड है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब क्या है, जब भी हमारे सेल है, जैसे ये ऊपर की स्किन का सेल है, ये परमिएबल जैसा काम करता है, मतलब पारदर्शी जैसा काम करता है। मतलब इसमें जो सेल्स है, उसमें से जो स्वेट है, जो पानी है, वो बाहर निकलता है। देखते हैं हमारे जब भी गर्मी होती है तो हमारी स्किन से पसीना बाहर निकलता है, स्वेट बाहर निकलता है। तो मतलब ये क्या है, इसका ये एक फंक्शन है कि ये ऑस्मोसिस का काम कर रहा है। यहाँ पे जब भी ज़रूरत रहेगी तो पानी, जो पानी है हमारे सेल्स में, हमारे टिश्यूज़ में, वो बाहर निकलेगा। क्योंकि जो सेल है, उसकी जो लेयर है बाहर की, उसकी जो परत है, वो क्या है, परमिएबल है, मतलब पारदर्शी है, मतलब कुछ प्रमाण में उसमें से पानी बाहर निकल सकता है। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है। अब इसको अगर हिंदी में बोला जाएगा तो इसमें वर्ड है इसको परासरण, लेकिन ये बहुत हार्ड वर्ड हो जाएगा, आपको थोड़ा सा तकलीफ होगी, डिफ़िकल्ट होगा ये याद रखने में। आप लोग डायरेक्ट ऑस्मोसिस याद रखिए। ठीक है। इसके अलावा सेकेंड है फिल्टरेशन, मतलब कई चीज़ों का, कई लिक्विड का ये फिल्टर करता है, छानता है बहुत सी चीज़ों को। तो इसका ये भी एक फंक्शन रहेगा, फिल्टरेशन। अब इसके साथ साथ इसके कई सारे फंक्शन हैं, जैसे प्रोटेक्शन बताया आपको मैंने, एब्रेशन से, कोई रेज से, केमिकल से, ये तो उसके कॉमन फंक्शन है। लेकिन जब हम स्क्वैमस देखते हैं तो इसके ये तीन मेन फंक्शन होते हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फिल्टरेशन। ठीक है। अब देखिए इसमें जो कुछ हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं कि जो वर्ड है जैसे कि ऑस्मोसिस है या फिर डिफ्यूजन है, तो इनका हिंदी मीनिंग ही लिखना है पेपर में, ऐसा कुछ नहीं है। डिफ्यूजन भी आप लिखते हैं डिफ्यूजन तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि डिफ्यूजन है तो आपको प्रसारण में ही लिखना है। अगर इपिथेलियम टिश्यू है तो आपको उपकला ही लिखना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप लोग इपिथेलियम टिश्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको हिंदी में लिखना है सिर्फ, जो उसकी लिपि रहेंगी वो हिंदी रहेगी। ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जो आपको लैंग्वेज में जैसे कंसेप्ट में आपको याद रहता है वैसे आप लोग याद रख सकते हो। क्योंकि मेरे हिसाब से तो एज़ पर माई नॉलेज कि आपको इंग्लिश में ही वो इजी जाएगा, जैसे एपिथेलियल है, कनेक्टिव टिश्यू है। अब ठीक है ये टिश्यू है, लेकिन आगे हम यस सर। ऑर्गन भी पढ़ने वाले हैं, जैसे कि लीवर है, किडनी है, तो इसके हिंदी वर्ड थोड़े से हार्ड है, यकृत, गुर्दे, फुफ्फुस, ये आप लोग को थोड़ा सा हार्ड जाएगा। तो आप लोग हिंदी जो इंग्लिश वर्ड है वो भी याद रख सकते हो, और जब पेपर में लिखेंगे तो एज इट इज़ आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ फर्स्ट टाइप, जिसका नाम था स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्क्वेमस उपकला उत्तक। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं, जिसका नाम है कॉल्यूमिनर टिश्यू, कॉल्यूमिनर इपिथेलियल टिश्यू। मतलब जैसे कि यहाँ पे स्क्वेमस में ये जो टिश्यू था, जो उत्तक था, और उसके जो सेल्स थे वो क्या थे, चपटे थे। लेकिन कॉल्यूमिनर में क्या रहेगा, यहाँ पे इसके कॉलम के आकार के इसके सेल रहेंगे। इसका भी आपको पिक्चर दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो टिश्यू है हमारा, ये जो उत्तक है, ये कैसा है, कॉलम के आकार का है, मतलब ऐसे टॉल ज़्यादा रहेगा, मतलब ऊंचाई में ज़्यादा रहेगा और विड्थ में कम रहेगा। ठीक है। इसके जितने भी सेल्स रहेंगे जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे जो जुड़े हुए हैं, वो कैसे रहेंगे, टॉल रहेंगे, मतलब ऊंचे रहेंगे। पिलर, जैसे हम लोग पिलर रहते हैं ना, पिलर के आकार के। ठीक है। और जो उसमें जो उसकी विड्थ रहेंगी, मतलब चौड़ाई रहेंगी, वो कम रहेंगी, ऊंचाई ज़्यादा रहेंगी। तो ये होता है कॉलुमिनर टिश्यू। इसको स्तंभाकार भी बोलते हैं, अगर हिंदी में अगर आप देखेंगे तो इसको स्तंभाकार बोलते हैं, क्योंकि ये स्तंभ जैसा है,
कॉलम जैसा है, पिलर जैसा है, इसलिए इसको स्तंभाकार भी बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको कॉलमनर टिश्यू बोलते हैं। इसमें जो सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे, और सबसे नीचे होता है बेसमेंट, मतलब ये यहाँ पे दूसरा टिश्यू भी रहेगा, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह, उससे वो जॉइंट रहेगा। ठीक है। अब ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, शेप। अब इसका लोकेशन कहाँ रहेगा? तो लोकेशन इसका हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रहेगा। जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे कि स्टमक, जो हमारा पेट है, वहाँ पे ये टिश्यू रहेंगे। बाद में फिर हमारे जो इंटेस्टाइन्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्ग इंटेस्टाइन, मतलब जिसको हम बोलते हैं छोटी आंत, बड़ी आंत, या फिर कोलन बोलते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे इनकी जो परत रहेंगी, इनकी जो लेयर रहेंगी, वहाँ पे ये कॉलमनर टिश्यू प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है। फिर इनका फंक्शन क्या रहेगा? अब ऑब्वियसली यहाँ पे अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम में है तो ये एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे, मतलब जो भी डाइजेस्टिव फूड है उसका ये एब्जॉर्प्शन करेंगे, क्योंकि हमारे जो स्टमक है वहाँ पे, और हमारे जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और उसके साथ साथ सिक्रेशन भी करेंगे, मतलब कोई एंजाइम्स है, कोई हार्मोन्स है, उसका ये सिक्रेट करेंगे हमारे ऑर्गन्स में। तो इसके जो दो मेन फंक्शन है वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, सॉरी, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करना और डाइजेस्टिव फूड का एब्जॉर्प्शन करना। मतलब जो भी एंजाइम है, फॉर एग्जांपल हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम कौन से हैं, ये हमने डिस्कस किया था पहले, कोई बता सकता है? डाइजेस्टिव एंजाइम कौन से हैं? अच्छा, डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या है, ये पता है किसी को? हेलो, अगर यस पता सर है सर तो यस सर बोलिए, थोड़ा या फिर नो अटक रहा बोलिए, है कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, थोड़ा अटक रहा था सर, बट कुछ बात नहीं, देखिए आपका गलत भी होता तो चलेगा, लेकिन आप बताइए। Right, sir. The digestive enzymes play a key role in breaking down the food we करेक्ट। eat, and these proteins speed up chemical reactions that turn nutrients into substances that our digestive system tract can absorb. And करेक्ट। our saliva has digestive enzymes in it. Some of our organs, including pancreas, gallbladder, and liver, also release them. करेक्ट। ये सही है। एंजाइम्स का काम है सर। बिल्कुल। तो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या है, पहले हमें वो जानना पड़ेगा। तो उनका मेन काम होता है, जो भी हम लोग फूड खा रहे हैं उनका ब्रेक डाउन करें, उसमें जो सब्सटेंस है उनका ब्रेक डाउन करें, ताकि हमें एनर्जी मिले। जैसे कि हम लोग जब स्टार्च खाते हैं, स्टार्च कैसा होता है, जैसे कि पोटैटोस, मतलब आलू में होता है स्टार्च, उसका ब्रेक डाउन करेगा वो शुगर्स में, ताकि हमारे बॉडी में अच्छी तरह से वो एब्जॉर्ब हो जाए। ये आपको एक एग्जांपल दिया मैंने। तो इसी तरह बाकी जितने भी फूड रहेंगे उनका वो ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में मैकेनिकल प्रोसेस होता है। मैकेनिकल मतलब क्या है, हम लोग चबा रहे हैं दांतों से, ये मैकेनिकल हो गया है। फिर जब वो अंदर जाएगा तब होता है केमिकल प्रोसेस, मतलब जो भी केमिकल्स है। अब केमिकल क्या है, हमारे गैस्ट्रिक जूसेस है, डाइजेस्टिव जूसेस है, ये सब चीज़ें क्या करते हैं, उसको और ज़्यादा ब्रेक डाउन करते हैं और फाइन पार्टिकल्स में, ताकि हमारी जो बॉडी है वो उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सके। जो भी पोषक तत्व है, न्यूट्रिशंस है, वो उसको एब्जॉर्ब कर सके, और हमारे रक्त वाहिनियों द्वारा, हमारे ब्लड स्ट्रीम से वो हमारे पूरे बॉडी में फैला सके, उसको सप्लाई कर सके। ठीक है। तो जो हमारे एंजाइम्स है उनका काम क्या है, जो भी फूड है उसको ब्रेक डाउन करना, और यही एंजाइम्स हमारे कॉलमनर टिश्यू से बाहर निकलते हैं, सीक्रेट होते हैं। अगर आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ एंजाइम का, जैसे कि हमारा सलाइवा है, हमारा जो थूका है उसको बोलते हैं सलाइवा इंग्लिश में। तो उसमें कुछ एंजाइम्स है, फॉर एग्जांपल एमिलेज,
ओके, तो ये क्या करेगा, जो भी हम लोग फूड खा रहे हैं चबा रहे हैं तो उसमें वो मिक्स होगा ताकि उसका अच्छी तरह से ब्रेक डाउन कर सके। ये अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, लेकिन एक कंसेप्ट आप याद रखिए, ठीक है। तो ये होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो कहाँ से सीक्रेट होंगे, ये हमारे कॉलुमिनर टिश्यू से, जो स्तंभकीय है ऊतक, वहाँ से वो सीक्रेट होते हैं। और फिर बाद में जब ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसका डाइजेशन हो जाएगा, तो उसका एब्जॉर्प्शन भी करना है। तो जो हमारी जो इंटेस्टाइन्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ से वो एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो इनके ये दो मेन फंक्शन होते हैं, इसीलिए इनका लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, एक हमारे स्टमक में, हमारे पेट में, फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन भी एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का, जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है, तो वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी एब्जॉर्प्शन की, तो वहाँ पे भी ये टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको इसका लोकेशन, इसका साइज एंड शेप, मतलब स्ट्रक्चर कैसा है, और फिर उसका फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सर। ग्लैंडुलर, मतलब ये ग्लैंड के आकार का होता है, जो हमारी बॉडी में जो ग्रंथियाँ होती है उसके आकार का होता है, और मैक्सिमम ये ग्रंथि में ही पाया जाता है, इसलिए इसको बोलता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। इसका आपको पिक्चर दिखाता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो टिश्यू है इसका आकार कैसा है, ग्लैंड जैसा है। ऊपर आपको डग दिख रहा है, फिर नीचे ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है वहाँ से ये सिक्रेशन होगा, ठीक है। और ये प्रेजेंट रहता है हमारे ग्लैंड्स में, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, ऐसे दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है। इसीलिए इसका आकार कैसा है, ये ग्लैंड जैसा है। मतलब जो नीचे आपको दिख रहा है पिंक कलर का, गुलाबी कलर का जो नीचे दिख रहा है एरिया, वहाँ से ये सिक्रेशन होगा, मतलब अंदर जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर यहाँ से सीक्रेट होंगी। फॉर एग्जांपल अगर इसको हम लोग हमारा थायराइड ग्लैंड मानते हैं, तो थायराइड में क्या होगा, ऊपर जहाँ पे डग दिख रहा है, जो पैसेज दिख रहा है, एक छोटा सा गैप दिख रहा है, वहाँ से हार्मोन्स आएंगे जो भी T3 T4 होते हैं, और नीचे गुलाबी कलर का जो है, जो सिक्रेटरी यूनिट बता रहा है, वहाँ से वो हमारे बॉडी में सिक्रेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सिक्रेशन का काम कर रहा है, ओके। तो ये है यस सर। ग्लैंडुलर टिश्यू। अब इसका लोकेशन कहाँ पे रहेगा, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन क्या है, ये हमने पैथोलॉजी में पढ़ा है। कोई बता सकता है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन क्या है? अंतःस्रावी बोलते हैं इसको, या बाह्य स्रावी बोलते हैं हिंदी में। मतलब क्या सर है ये इसका? हमारी बॉडी का एक ग्लैंड है। हाँ बोलिए। हेलो, कुरैशी मसूद आप बता रहे थे। ओके, कोई और बता सकता है? व्हाट इज सर वीडियो एक्सोक्राइन अटक जा रहा है। एंडोक्राइन ग्लैंड? हाँ बोलिए। वीडियो अटक जा रहा है। कोई बात नहीं, बताइए आप। मेरा आवाज़ आ रहा है ना क्लियर? ठीक है। तो देखिए, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, इसके नाम पे से आप याद रखिए, ठीक है। एंडो मतलब क्या है, अंदर की तरफ, और एक्सो क्या है, बाहर की तरफ। अब अंदर की तरफ मतलब क्या है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उसमें डक्ट नहीं होते हैं, मतलब ये जो ग्रंथि रहती है जो डायरेक्ट सिक्रेट करती है वो उसमें नहीं होता है, इसलिए इसको हार्मोन्स। बोलते हैं डक्टलेस हार्मोन। ग्लैंड। इसमें डक्ट नहीं रहते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या करेंगे, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जो हमारी रक्त वाहिनियां हैं, डायरेक्ट वहां पे हार्मोन सिक्रेट करेंगे, या फिर जो भी एंजाइम सिक्रेट करना है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में करेंगे,
ठीक है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, मतलब ये बाह्य रहते हैं, इनमें डक्ट रहते हैं। ये आप आगे हम लोग डीपली पढ़ेंगे। मतलब डक क्या करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पे या पर्टिकुलर ऑर्गन में ये सीक्रेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि पैनक्रियाज है, तो ये क्या कर रहा है, एक हमारे जो पैनक्रियाटिक जूस है वो हमारे डिओडेनम में सीक्रेट कर रहा है। मतलब इसमें क्या है, डक्ट है जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन में एक पर्टिकुलर प्लेस पे वो सीक्रेट कर रहे हैं जो भी हार्मोन है, एंजाइम्स है या जूसेस है। तो इतना इसमें डिफरेंस है। एंडो क्या होते हैं, अंदरूनी रहते हैं, मतलब उनके डक्ट नहीं है उसमें, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में वो छोड़ रहे हैं जो भी हार्मोन्स है, जूसेस है या एंजाइम्स है। या फिर जो एक्सोक्राइन है वो बाह्य होते हैं, मतलब इसमें डक्ट रहते हैं और ये डायरेक्टली ऑर्गन्स में छोड़ते हैं, जो अंग है उसमें छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्लैंडुलर टिश्यू है ये दोनों ऑर्गन में प्रेजेंट रहेगा, जो एंडोक्राइन है या फिर एक्सोक्राइन है। मतलब यहाँ पे इसका जो फंक्शन है वो क्या है, सिक्रेशन के साथ साथ प्रोडक्शन भी करना। मतलब जो भी हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, वो वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले के पास होता है, थायराइड ग्लैंड वो क्या कर रहा है, थायराइड हार्मोन सीक्रेट कर रहा है और प्रोड्यूस भी कर रहा है। थायराइड हार्मोन कौन से है, थायरोक्सिन, जैसे कि T3 है, T4 है, ये क्या है, थायराइड हार्मोन्स है। तो यहाँ पे जो ग्लैंड्स है हमारे थायराइड ग्लैंड्स, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वहाँ पे वो प्रोड्यूस भी करेंगे और बाहर सीक्रेट भी करेंगे। तो ये हुआ ग्लैंडुलर टिश्यू। और फिर इसको कंप्लीटली बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यस सर। ओके, तो आज हम लोग यस इतना ही सर। पार्ट लेते हैं। अगर यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप लोग पूछ सकते हो। हमने आज एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट किया है, जिसके हमने बताया कि 6 टाइप्स थे। उसमें से फर्स्ट 3 टाइप्स हमने देखा है, स्क्वैमस, सेकेंड कॉलुमिनर और थर्ड ग्लैंडुलर। उसके हमने फंक्शन देखे, लोकेशन देखे और उसका स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज देखा। इतने इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ अगर डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। सर एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब अंदरी और बाहरी है के? हाँ, उसको अंतःस्रावी बोलते हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं यस। उनको अंतःस्रावी बोलते हैं, और जो एक्सोक्राइन है उसको बाह्यस्रावी बोलते हैं। कि मतलब जो स्त्राव हो रहा है, स्त्राव मतलब क्या है, सिक्रेशन, तो ये बाहर हो रहा है। जी और सर। जो एंडो में है वो अंदर हो रहा है। जी सर। हाँ, इसके अलावा किसी कुछ पूछना है? सभी को समझ में आ गया सब चीज़ें? सर नो आपने डाउट जो सर। बताया था, हाँ बोलिए। सर आपने जो बताया था कि स्किन और लंग्स के टिश्यूज एक जैसे हैं, सर उसका नेम क्या है? सॉरी, आपका क्वेश्चन रिपीट करिए, क्या पूछना है आपको? सर आपने जो बताया था कि स्किन और लंग्स के जो टिश्यू एक जैसे हैं, नो। उसका नेम क्या है सर? स्क्वैमस, यस सर। स्क्वैमस, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। नॉर्मल। हाँ, जो फर्स्ट टाइप है ना, वो होते हैं लंग्स और हमारे जी सर। स्किन पर। सर एक बार ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज का फंक्शन बताइए प्लीज। हाँ, तो जो ग्लैंडुलर है, जैसे कि वो ग्रंथियों में प्रेजेंट रहता है, ग्लैंड्स में प्रेजेंट रहता है, तो उसका जो फंक्शन है वो क्या है, एक तो प्रोड्यूस करना जो भी हार्मोन है, जूसेस है, एंजाइम्स है। मतलब इस लोकेशन में डिपेंड करेगा कि कौन से ग्लैंड में है ये। जैसे आपको एग्जांपल दिया था मैंने थायराइड ग्लैंड का, तो वहाँ पे ये क्या करेगा, वो थायराइड हार्मोन बनाएगा भी, प्रोड्यूस करेगा और बाहर वो सीक्रेट भी करेगा। तो इसके यही 2 मेन फंक्शन होते हैं, सिक्रेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स और अदर एंजाइम्स। ठीक है, जी सर। हाँ, समझ। यस सर। ओके।
नो डाउट। ठीक है, तो आज का क्लास हम यही स्टॉप करते हैं। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूजी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।